हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले आगे के जो 3-4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो टोटली इसी चैप्टर पर डिपेंड है। तो ये चैप्टर आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बोर्ड एग्जाम में इसका जो वेटेज रहता है स्टूडेंट, वो 4 to 5 मार्क्स का रहता है। लेकिन ये वेटेज अब इंक्रीज़ हो गया होगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपके चैप्टर में आपके जो साइंस के चैप्टर उसमें डिलीट करे गए हैं। तो और जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर वेटेज इंक्रीज करा होगा। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ ये तो तब पता पड़ेगा जब ब्लूप्रिंट आएगा सीबीएसई का। अभी हमें ये पता नहीं है कि कितना वेटेज इस पे और इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसको आप अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो नाम से पता पड़ रहा है कि हम इसमें एक तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपसे कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। दो तरह के चेंजेस होते हैं स्टूडेंट। कोई भी अगर मैटर होगा तो उसमें दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, ठीक है, एक होता है फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है स्टूडेंट केमिकल चेंज। दूसरा होता है स्टूडेंट केमिकल चेंज। अब ये जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है, ये दोनों मैटर के ऊपर होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वुड है। ठीक है, वुड, एक वुड है आपके पास, लकड़ी। उस लकड़ी को अगर आप पीसेस में कट कर देंगे, ठीक है, पीसेस के अंदर कट कर देंगे, जैसे कि ये पूरा एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसको आपने छोटे 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 टुकड़ों में चेंज कर दिया, तो इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, केमिकल चेंज कैसे कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे मिल्क से, मिल्क जो हुआ उससे कर्ड बन जाना, यानी दूध से दही बन जाना, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो स्टूडेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको इनमें क्या डिफरेंस दिखाई देगा? इनमें ये डिफरेंस दिखाई देगा आपको स्टूडेंट कि जब आप ये जो वुड होगी, इन वुड को जब आप दोबारा से अगर जोड़ोगे तो वापस से क्या क्या मिल जाएगा हमें? ये इस टाइप का टुकड़ा कुछ मिल जाएगा, कुछ कनेक्ट ज्वाइन करने पे इस टाइप का टुकड़ा मिल जाएगा। लेकिन क्या दही से हम वापस दूध बना सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या चीज़ समझ में आई? इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि जब फिज़िकल चेंज होता है तो उससे वो रिवर्सिबल होता है, यानी उसको वापस से हम वही वाली पहले वाली कंडीशन में लेके जा सकते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, उसको वापस से उसी फॉर्म में लेके आना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फिज़िकल चेंज होता है वो वापस से पहले वाली चीज़ में आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फिजिकल चेंजेस में बताया, जैसे कि मेल्टिंग। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना, जैसे आइस है। ठीक है, आइस अगर मेल्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, H2O लिक्विड बन जाएगा। तो लिक्विड को वापस से अगर आप फ्रीज करोगे तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो चेंज हुआ, ये कौन सा चेंज हुआ? ये फिजिकल चेंज हुआ। समझ आया? ठीक है, बॉइलिंग में भी सेम वही होता है। प्रेशर अगर आप जो है प्रेशर डालोगे वेपर के ऊपर तो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। कंडेंसेशन भी वही होता है। ठीक है, बट अगर इसकी जगह कोई दूसरा चेंज होता है, जैसे कि मान लो आपने वुड लिया, वुड, ठीक है, वुड को आपने जलाया, ठीक है, फायर से उसको जलाया तो क्या बन गया? ऐश बन गया। ठीक है, क्या बन गई? राख बन गई, ऐश बन गई। ठीक है, क्या ऐश से वापस वुड बन सकती है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा चेंज हुआ? ये हुआ केमिकल चेंज। ठीक है, तो क्या चीज़ समझ में आई आपको? आपको ये चीज़ समझ में आई कि फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल होता है, जबकि जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो जो फिजिकल चेंज में मेल्टिंग आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, कंडेंसेशन आता है, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, है ना? केमिकल चेंजेस में क्या आता है? केमिकल चेंजेस के अंदर कभी भी कोई भी चेंज जो होगा वो रिवर्सिबल नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं है आप दोबारा वो बना सको जो पहले था वो। ठीक है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे मिल्क से कर्ड बनाया तो कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते। लकड़ी से अपन ने राख बनाई तो राख से वापस लकड़ी नहीं बना सकते। तो ये जो चेंजेस हुए ये केमिकल चेंजेस कहलाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके, तो केमिकल चेंजेस में हमारे पास क्या क्या आता है? क्या होता क्या है केमिकल चेंजेस के अंदर? केमिकल चेंजेस के अंदर स्टूडेंट होता है यहाँ पे आपके पास एटम्स इन द रिएक्टेंट, ठीक है, आर रीअरेंज टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है,
केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, और जब वो रीअरेंज होते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जब भी कोई एटम्स, आप पढ़ के आए हो क्लास 9 के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं जब भी रीअरेंज होते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। रीअरेंज होकर अगर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो वो वाला चेंज कहलाएगा केमिकल चेंज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिखा है ओल्ड जो बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जो ओल्ड जो बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे और न्यू बॉन्ड बन जाएंगे, न्यू बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट लूज देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये रिएक्टेंट क्या होता है, ये बार बार जो वर्ड यूज हो रहा है रिएक्टेंट, ये क्या है ये अभी बताऊंगा मैं आपको। रिएक्टेंट लूज देयर प्रॉपर्टीज एंड टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी केमिकल चेंज में जो भी नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि मिल्क से क्या बना, कर्ड बना, यानी दूध से दही बना। तो दूध की प्रॉपर्टी अलग है, लिक्विड होता है। ठीक है, कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है, वो थोड़ा सॉलिड टाइप में आ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा मिल्क जो होता है वो उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है, कर्ड की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, मिल्क जो होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता जितना एसिडिक कर्ड होता है। ठीक है, तो ये जो जो प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस आया वो किस में आएगा, केमिकल में आएगा। ठीक है, जबकि अगर आप आइस से वाटर बना दोगे, वाटर से वापस आइस बना दोगे, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई खास चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो केमिकल जो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में, उसके स्टेट में, यहाँ पे लिक्विड था यहाँ पे सॉलिड हो रहा है, स्टेट में चेंज आया है। ठीक है, उसके अलावा कलर में। ठीक है, और गैस में हो सकता है कि कोई गैस बाहर निकल रही हो, या हो सकता है कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, या हो सकता है कोई हीट बाहर निकल रही हो। ठीक है, तो ये जो सारे चेंजेस आते हैं स्टूडेंट, ये सब केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक सिंपल सी रिएक्शन लिखता हूँ मैं, जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो पहले। ठीक है, लिखता हूँ मैं यहाँ पे H2 + O2। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है स्टूडेंट, H2O बनाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं अभी समझाऊंगा आपको, पहले ये बता दूंगा। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके अगर वाटर बना रहे हैं तो इन ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, तो इसे अपन कहेंगे स्टूडेंट प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है केमिकल चेंज में Fe+O2, Fe2O3। इस रिएक्शन को मैं आपको बाद में बताऊंगा स्टूडेंट, ये मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी एक सिंपल सी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, ये रिएक्शन बहुत बार मिलेगी अभी इस चैप्टर में आगे। ठीक है, तो समझ आया आपको कि H2+O2 लिखा है मैंने, तो H जो हाइड्रोजन होगा वो भी एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन जो होगा वो भी एक रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी एक रिएक्टेंट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ लिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। Cl2 क्या होता है, क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये बनेगा स्टूडेंट HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों रिएक्टेंट कहलाएंगे, और और ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या है, क्या 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 रिएक्शन, क्या डेफिनेशन आप बना सकते हो केमिकल रिएक्शन में। व्हेन टू रिएक्टेंट, टू और मोर, ज़्यादा भी हो सकते हैं, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, इट इज़ नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो वो बना है, प्रोडक्ट बनता है, उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन हुआ, एक गैस थी। ठीक है, हाइड्रोजन क्या था, एक गैस था। हालांकि नीचे लिखते हैं इसको, ऊपर नहीं लिखते स्टूडेंट, बट यहाँ पे मैं रिएक्टेंट लिख रखा है इसलिए मैं ऊपर की साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो भी एक गैस थी। ठीक है, लेकिन जो H2O बना वो क्या बनी, लिक्विड बनी। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया जिसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग है, लिक्विड H2O की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। तो केमिकल चेंजेस में हमेशा ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टी उसके रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होती है। ऑलवेज होगा ऐसा, हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसकी जो रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टी है वही 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 टू सेम जो है प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी मिली है, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है, समझ आई बात आपको? ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। एक और एग्जांपल क्या है, यहाँ पे मैं एक Mg, मैग्नीशियम, ठीक है, एक जो है मेटल ले रहा हूँ मैग्नीशियम, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करा रहा हूँ ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्या बनेगा, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों रिएक्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग मैंने अभी आपको सिखाई नहीं है। ये रिएक्शन अगर आप ऐसे एग्जाम में लिख के आएंगे तो वो गलत हो जाएगी। ठीक है, इसको बैलेंस करना होगा, तो मैं फिलहाल तो यहाँ पे जो है इसको बैलेंस कर देता हूँ। ओके, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। ये क्यों लगा रहे हैं ये अपन अभी सीखेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल आप जो है यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ 2 लगेगा। फ़िलहाल आप इसको एज़ इट इज़ याद कर लो। ठीक है? अभी नेक्स्ट टॉपिक इसका यही है कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ओके, तो समझ आ गया आपको कि केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज क्या होता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं बता दूं स्टूडेंट, आप कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट को आप प्ले स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सर्च करेंगे अगर कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट, तो अपना लोगो आएगा। लोगो आप जानते हैं कौन सा है अपनी कोचिंग का, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल बहुत सारा आपको वहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी। और अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना भी चाहते हैं तो आप वहाँ से भी जो है मुझसे पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल भी वहीं पर ही मिलेगा आपको। चलो आगे पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो है बताने चाह रहा हूँ कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। अगर क्वेश्चन ये आए कि केमिकल इक्वेशन क्या है, तो क्या क्या होगा, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका, केमिकल रिएक्शन का। किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, Mg+O2। ठीक है, तो जो केमिकल इक्वेशन होगी उसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रहते हैं। ठीक है, अभी मैंने समझाया आपको। और क्या रहता है, प्रोडक्ट रहता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंसिंग अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के आपके पास पूछे कि केमिकल इक्वेशन क्या है और उसमें क्या क्या हम, क्या चीज़ होती है केमिकल जो है इक्वेशन, तो आप बताओ। तो उसमें आपको क्या क्या बताना है स्टूडेंट। एक तो ये बताना है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसे अपन जो है, जो कि टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी रिएक्टेंट से, ये आप उसमें बता सकते हो केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी केमिस्ट्री आपकी इसी टॉपिक पे डिपेंड है। यानी अगर आपके पास वहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में और उसमें आपने कोई रिएक्शन लिखी है और उसको बैलेंस नहीं करी है, तो आपके सीधे मार्क्स कटेंगे। अब बैलेंसिंग होता क्या है ये समझो स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले बैलेंसिंग से पहले आपको नाइन्थ में आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता, ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ठीक है, सिर्फ उसे जो है हम एक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा था हमने कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये आपने एट्थ में पढ़ा था। ठीक है, नाइन्थ में आपने मास का पढ़ा था। अब वही चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिया, ठीक है, और एक ऑक्सीजन लिया। सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना मेरे पास ये बना। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं, दो एटम्स हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, दो।
2 एटम्स है, 2 2 एटम्स। और ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे, वो भी 2 एटम्स है। ठीक है, जो प्रोडक्ट बना जो प्रोडक्ट बना उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स। ठीक है, 2 एटम्स हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के कितने एटम है स्टूडेंट, ऑक्सीजन के एक ही एटम है, क्योंकि ऑक्सीजन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, तो बाय डिफॉल्ट 1 लिखा रहता है, तो 1 मतलब एक ही एटम है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 एटम। ठीक है, किसके, ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे तो जब जब अपन रिएक्टेंट की बात कर रहे थे तो वहां पे तो 2 एटम थे हमारे पास, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 एटम, तो एक एटम कहाँ गया, कहाँ गया एक एटम, एक एटम कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मास जो होगा वो ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ दो दो चार एटम हो रहे हैं टोटल और यहाँ पे 3 ही एटम हो रहे हैं, 2 और 1 3 एटम हो रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ, पहले समझ लो क्या होता है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन इज a chemical equation in which number of atoms of each element is equal on the both side of the equation। जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों साइड इक्वल होंगे। क्या मतलब है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन ए रिएक्टेंट साइड। ये रिएक्टेंट साइड कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। जो प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट है और जो रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट है उनके जो एटम्स हैं वो दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ इक्वल नहीं आ रहे, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे जो है 3 एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखो कैसे इक्वल करते हैं हम इसमें। ठीक है, देखो इसको थोड़ा ऊपर ले लो मैं, अब दोबारा लिखता हूँ यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, H2 + O2 और ये बनाएगा H2। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बीच में एक लाइन खींच दो। ठीक है, यहाँ पे लिखो जो जो एटम्स है, कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे। एक तो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने एटम्स है, 2 एटम है। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम है। ठीक है, अब हमें बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करने का मतलब है कि दोनों साइड सेम एटम्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तभी तो ये 2 के इक्वल होगा। यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ कितना है, 1 था, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के इक्वल हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा ऑक्सीजन, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो। अब स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है तो हम कहीं यहाँ बीच में लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई, ये गलत है। पूरे प्रोडक्ट के साथ ही लिखते हैं, पूरा प्रोडक्ट है ये, H2O पूरा प्रोडक्ट है। तो आपको अगर मल्टीप्लाई करना है ऑक्सीजन को तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ लिखना पड़ेगा, इस जगह लिखना पड़ेगा। ठीक है, कई स्टूडेंट्स यहाँ बीच में लिख देते हैं कि भैया ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है ना तो यहाँ लिख दिया, नहीं, पूरे प्रोडक्ट को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो ऑक्सीजन 2 इंटू ऑक्सीजन हो जाएगा 2, ये तो 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। लेकिन ये हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का पहले कितने एटम्स थे, 2 एटम्स थे। अब 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2, क्योंकि 2 आगे लगाया ना अपन ने, तो 2 इंटू 2 तो कितना हो गया, 4 हो गया। कैसे हुआ, देखो मैथमेटिकल सिंपल एक फंडा है ये तो, कि अगर आपके पास 2 A + B है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2A + 2B दोनों से 2 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक उसी तरह यहाँ भी जो है पूरा प्रोडक्ट है, पूरा प्रोडक्ट के आगे अगर आपने 2 लिखा है तो 2 जो है पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे बैलेंस करने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तभी 4 होगा। तो यहाँ पे 2 लगेगा। अब ये बैलेंस हो गई। ठीक है, यहाँ पे कितने एटम्स है हाइड्रोजन के, 4, यहाँ पे कितने, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट, आ गया ना समझ में बैलेंसिंग, कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट कर दो, मैं तो दोबारा बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। ठीक है, एक और देखो आप। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, सिंपल सा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, दो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये बनाया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी क्लोरीन है। ठीक है,
हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है? 2 एटम है। यहाँ क्लोरीन के कितने एटम है? 2 एटम है। यहाँ हाइड्रोजन कितने एटम है? 1। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 1। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन को ले लो। हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 2 हो जाए ये? ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो मैं हाइड्रोजन को, अब ऐसा तो है नहीं कि खाली हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करा करा अपन ने, तो क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2। तो ये जो है एटम्स इक्वल हो गए। तो ये जो इक्वेशन हो गई ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, है ना स्टूडेंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं ले रहा हूँ Mg+O2, ये बना रहा है MgO। ठीक है, यहाँ पे पहले वो लिखो कि कितने Mg कितने हैं, मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो पूरा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा, मैंने अभी बताया आपको। तो जब ऑक्सीजन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे Mg भी मल्टीप्लाई हुआ 2 से। तो Mg जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये यहाँ पे आया 2। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब बैलेंस हो गया? नहीं हुआ। यहाँ Mg1 है, यहाँ Mg2 है। ठीक है, तो अब यहाँ Mg1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस्ड। इधर 2 Mg, इधर भी 2 Mg, इधर जो है 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस्ड हो गया। समझ आ गया स्टूडेंट? ठीक है, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करो, और एग्जांपल समझाता हूँ इसके मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए एक बार कि बैलेंसिंग क्या होती है। ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग हर जगह काम आने वाली है स्टूडेंट, हर जगह पूरी केमिस्ट्री के अंदर आपके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। ओके स्टूडेंट, ये हमारा 4th एग्जाम्पल है। ठीक है, बैलेंसिंग का। यहाँ पे आपको दे रखा है BaCl2, एक एक्वस सॉल्यूशन है BaCl2 और Na2SO4। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है BaSO4 और NaCl। ठीक है, ये एरो है बीच में। तो आप क्या करोगे? बीच में लाइन खींच लोगे पहले एक। तो पहले Ba लिखो, Ba कितना है यहाँ पे, और क्या है? Ba है, Cl है, क्लोरीन है, सोडियम है, Na। ठीक है, और SO4 है। ठीक है, SO4। ठीक है, SO4 पूरा यहाँ पे एज इट इज़ है, यहाँ भी एज इट इज़ है, पूरा SO4 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, अब Ba कितना है? Ba यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं लिखा। बी ए के आगे 1 है। Cl कितना है? Cl2 है। ठीक है, ये Cl इस तरह से है स्टूडेंट, यहाँ पे BaCl2। तो यहाँ पे जो है 2 मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपको सही से दिख जाए। ओके, तो क्लोरीन कितना है? यहाँ पे 2 है। Na2SO4। ठीक है, ये Na2SO4 ऐसे है, Na2SO4। तो Na कितना है? यहाँ पे 2 है, और SO4 कितना है? 1 है। पूरा SO4 की बात कर रहा हूँ, पूरा SO4 कितना है? 1 ही है। ठीक है, अब इधर देखो, इधर Ba कितना है? इधर Ba 1 है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन भी 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम, सोडियम 1 है, और SO4, SO4 भी 1 है। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। देखो क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 2 से, तभी इक्वल होगा। तो जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 लगेगा। जब यहाँ 2 लगा तो आपके पास जो सोडियम है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट होता है, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो क्लोरीन भी यहाँ 2 हो गया, यहाँ सोडियम भी 2 हो गया, और SO4 1 था, SO4 1 था, हो गया बैलेंस, सिंपल। ठीक है, तो दिखने में ऐसा लगता है कि कैसे मैं बैलेंस करूंगा, लेकिन बहुत सिंपल होता है। आप कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन यहाँ पे, 5th वाला एग्जाम्पल। यहाँ ले रहा हूँ मैं P4O10। ठीक है, P4O10, ओके, प्लस H2, सिर्फ बैलेंस करने के लिए ले रहा हूँ स्टूडेंट। ये आपको थोड़ा आपको लगेगा कि ये इतनी बड़ी जो है P4O10 क्या होता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ बैलेंसिंग सिखाना मेरा आपको मोटो है। ठीक है, ये बनाता है H3PO4। ओके, अब बैलेंस करना है इसको। ठीक है, P यानी फॉस्फोरस होता है 4, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट, बताओ यहाँ पे, आप बताओ यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन 10 तो यहाँ पे है, देखो ये 10 ऑक्सीजन, और 10 लिखा हुआ है ना, यानी 10 तो ऑक्सीजन, और एक यहाँ पे है,
तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 11 ऑक्सीजन है टोटल। ठीक है, टोटल कितने ऑक्सीजन है? 11 ऑक्सीजन है। ओके, अब देखो यहाँ पे अच्छा हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 2। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 है। ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। ठीक है, और फास्फोरस कितना है? पी कितना है यहाँ पे स्टूडेंट? 1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले पहले देखो यहाँ पे 4 पी आ रहा है, यहाँ पे 1 पी आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं? यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 4 से। तो कितना हो जाएगा? पी 4 हो जाएगा। तो पूरा जो है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ मैं 4 लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 4 लगाया, सारे चेंज हो गए। हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन 4 इंटू 3, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 4 जा 16, अब 16 ऑक्सीजन हो गया। अब इसको बैलेंस करो, ये तो बैलेंस्ड हो गया। अब इन इधर बैलेंस करो। इधर बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन कितना हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट? हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहा है 2। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हो जाए? 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ इसके। ये मैंने 6 लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ 6 लिखा, तो ऑक्सीजन भी चेंज हो गया। 10 तो पहले ही था ऑक्सीजन यहाँ पे। ऑक्सीजन 10 पहले ही था यहाँ पे, और 6 यहाँ से आ गया। तो 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16 हो गया। तो 10 पहले से ही था और 6 यहाँ से आ गया। तो 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16 हो गया। तो ये बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। यहाँ भी ऑक्सीजन 16, यहाँ भी ऑक्सीजन 16, यहाँ पे हाइड्रोजन 12, यहाँ पे हाइड्रोजन 12, हो गया बैलेंस, सिंपल। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ आ गया यहाँ पे कैसे जो है बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करो, मैं इसके और अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको मैंने ये जो पढ़ाया है इसको आप ध्यान से पढ़ो। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि कितने टाइप्स के केमिकल इक्वेशन होते हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक नीचे दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, और अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसका अलग ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें और इसको अच्छे से पढ़ें। और जो सेकंड लेक्चर है उसमें अपन कवर करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।